नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा भी टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और उसके अंतर्गत हमने वो आगे जो कालीबंगा सभ्यता है उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज बात करेंगे विराट सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को हमने बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया था, और विराट सभ्यता को भी उसी प्रकार से हमें एक सरल तरीके से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विराट सभ्यता, डाल लीजिए विराट सभ्यता। आइए, विराट सभ्यता के अंदर हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना जो इस उत्पन्न स्थल कहां से माना जाता है, और इसकी जो नदी है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। और बात करेंगे जो इसकी प्राचीन नाम के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में आपके इसके उत्खननकर्ता हो गए या फिर यहाँ से हमें जो शिलालेख प्राप्त होते हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और इसीलिए आप जो ये विराट सभ्यता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। और इससे पहले आप अगर एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं विराट सभ्यता। अच्छा, विराट सभ्यता के अंदर हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि विराट सभ्यता जो है उत्खनन स्थल कहां से माना जाता है। विराट सभ्यता है विकसित किस जगह पर हुई थी, किस स्थान पर विकसित हुई थी। तो बात करते हैं जयपुर की। जयपुर के अंदर एक आपको उपखंड आता है। कौन सा उपखंड है? शाहपुरा उपखंड। शाहपुरा उपखंड के अंदर वो विराट सभ्यता विकसित होती है। बात करते हैं विराट सभ्यता की प्राचीन नाम की। तो दोस्तों, प्राचीन नाम की बात आती है तो प्राचीन नाम की बात करें तो आपके विराट सभ्यता का प्राचीन नाम आता है। क्या नाम आता है? विराट नगर। विराट नगर। आप अगर जानते होंगे कि विराट नगर है वो किस जनपद की राजधानी रही है, यानी महाजनपद की युग की बात करें तो किस जनपद की राजधानी रही है विराट नगर। दोस्तों, विराट नगर है वो मत्स्य जनपद आता है। जो महाजनपद के अंदर है मत्स्य जनपद आता है, जिसकी राजधानी रही है विराट नगर। मत्स्य जनपद की राजधानी रही है विराट नगर। राजधानी, अच्छा, मत्स्य जनपद की राजधानी रही है विराट नगर। और यहाँ जो मानते हैं कि विराट नगर के अंदर है ना, विराट नगर के अंदर है वो पांडवों के द्वारा अज्ञातवास बिताया गया था। जो महाभारत काल में पांडवों के द्वारा विराट नगर में क्या अज्ञातवास बिताया गया था। पांडवों के द्वारा अज्ञातवास बिताया। या हम लिख सकते हैं अज्ञातवास काटा। और उस समय यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का राजा था आपके राजा विराट था। राजा विराट है, यहाँ का राजा था विराट। और बात करते हैं इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। भाई, विराट सभ्यता की हमें जो जानकारी किस ग्रंथ से या किस रचना से मिलती है, तो बात आती है महाभारत की। किसकी? महाभारत। अच्छा दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है? बताना जल्दी से कि महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता आते हैं आपके वेदव्यास जी। वेदव्यास जी। और इसी महाभारत से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? विराट नगर के बारे में जानकारी मिलती है। सॉरी, आपके विराट सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। विराट सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है महाभारत रचना से मिलती है, जिसके रचयिता है वो आपके वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। और जो विराट नगर की बात करें तो विराट नगर है वो जयपुर की विराट की प्राचीन राजधानी आती है। प्राचीन नाम आता है विराट का। और विराट नगर है वो आपकी किसकी राजधानी थी? यानी मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है? विराट नगर आती है। और इसी के अंदर या फिर इसी विराट नगर में बात करें तो आपके महाभारत काल के अंदर पांडवों के द्वारा क्या बिताया गया था? अज्ञातवास। अच्छा, बात करते हैं विराट सभ्यता की जो नदी की बात करें। दोस्तों, विराट सभ्यता में जो नदी आती है वो बाणगंगा नदी आती है। यानी चलाओ ना नैनो से बाणगंगा। कौन सी गंगा? बाणगंगा। अच्छा, बाणगंगा नदी है, इसका नाम बाणगंगा नदी कैसे पड़ा? तो बात आती है द्रौपदी की और अर्जुन की। द्रौपदी को क्या है, एक बार प्यास लग जाती है, और द्रौपदी को प्यास लगने पर क्या करते हैं अर्जुन के द्वारा, यहाँ पर जो ये स्थल है, क्या कहां पर विराट है, जो बाणगंगा का जो स्थल है
अच्छा चलिए, जैसे बाणगंगा की जो उद्भव की बात करें तो आपके द्रौपदी को प्यास लग जाती है। अर्जुन द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए क्या करते हैं, तीर से बाणगंगा नदी का उद्भव करते हैं। यार ये एक तीर से बाणगंगा नदी का उद्भव हो जाता है, इसी प्रकार इसका नाम है वो बाणगंगा नदी पड़ गया। और बात करें इसी नदी को क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं, क्योंकि अर्जुन के द्वारा आपके तीर से इसका उद्भव किया गया था। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। और इसी को आपके ताला नदी भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ताला नदी कहते हैं। अच्छा ताला नदी क्यों कहते हैं, ताला नदी के बारे में कुछ कहते हैं कि ताला जो ये आपके बाणगंगा नदी है वो 3 जिलों के अंदर बहती थी। अच्छा 3 जिले कौन कौन से है तो बात करें उसकी, जयपुर के अंदर, दौसा के अंदर और भरतपुर के अंदर। जयपुर के अंदर है वो जो बाणगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है भाई, जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी के अंदर, बाणगंगा नदी के ऊपर है वो आपके राम सागर बांध बना हुआ है। और बात करते हैं दौसा के अंदर, तो दौसा के अंदर माधो सागर बांध बना हुआ है इसी बाणगंगा नदी के ऊपर। और आगे बात करें कि भरतपुर के अंदर है वो इसी बाणगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, अनजान बांध बना हुआ है। लेकिन भरतपुर का दुर्भाग्य ये आपके बाणगंगा नदी है वो भरतपुर की कौन सी, भरतपुर की मुख्य नदी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है भरतपुर का कि यहाँ पर है भरतपुर को पानी नहीं मिला इस नदी से। अब बात ये आती है कि दौसा के अंदर इस पर है वो बाण आपके माधो सागर बांध बना हुआ है। माधो सागर बांध के ऊपर क्या कर दिया गया, लोग माधो सागर बांध पर है वो पानी को लॉक कर दिया गया। और पानी को लॉक करने पर है वो इसका नाम क्या पड़ गया, ताला नदी, इसीलिए इसको ताला नदी भी कहते हैं और बाणगंगा कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है इसको। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट इसके बारे में कि इसके उत्खननकर्ता कौन आते हैं, इसकी खोज किसने की थी और सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये इतना क्लियर हो गया ना आपको। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि इसके जो उत्खननकर्ता या फिर बात करें खोजकर्ता कौन आते हैं। और जो राजा के एक समय में या फिर जयपुर का एक शासक है कच्छावा वंश का शासक कौन सा, राम सिंह सेकेंड, उसी के द्वारा भी यहाँ पर उत्खनन किया गया था। अच्छा बात करते हैं राम बेराट सभ्यता की खोज की। तो बेराट सभ्यता की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा है वो बेराट सभ्यता की खोज की जाती है। लेकिन कब की जाती है, 1836 ईस्वी के अंदर, 1836 ईस्वी के अंदर। अच्छा इसकी उत्खनन की बात करते हैं तो जो बेराट सभ्यता है इसकी उत्खनन है 2 बार की जाती है, यानी 2 बार इसका उत्खनन या फिर खुदाई का कार्य होता है। उत्खनन आगे बात करते हैं उत्खनन की, तो उत्खनन है यहाँ पर दो बार होने का काम होता है उत्खनन का। जैसे फर्स्ट बार जो यहाँ पर उत्खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है, दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है, दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है। लेकिन दयाराम साहनी है वो यहाँ पर इतनी रुचि नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दयाराम साहनी का साथ देने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर साथ नहीं देते हैं, इसलिए दयाराम साहनी ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, और इसीलिए दयाराम साहनी भी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बाद में इसका उत्खनन है वो 2 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। कब से कब तक है, 1861 से 1869 ईस्वी तक। वो 2 व्यक्ति कौन आते हैं, चलिए देखते हैं। 1861 से 1864 के 1869 के मध्य में यहाँ 2 व्यक्तियों के द्वारा खोज की जाती है। और वो 2 व्यक्ति आते हैं कौन से, एक तो आता है आपके नीलरतन बैनर्जी, और दूसरे व्यक्ति की बात करें तो दूसरा व्यक्ति आता है कौन, कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा है वो यहाँ पर खोज करने का कार्य होता है। ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके बेराट सभ्यता का उत्खनन है वो 2 बार किया जाता है। प्रथम बार तो आप दयाराम साहनी करते हैं 1837 ईस्वी के अंदर, लेकिन वो इतनी रुचि इसके अंदर नहीं लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन
बाद में आते हैं 1861 से 1800 आपके 69 ईस्वी के अंदर आते हैं दो व्यक्ति। पहला कौन है? नीलरतन बनर्जी, और दूसरा व्यक्ति आता है कैलाश नाथ दीक्षित। और अच्छा, बात करते हैं क्या इन्हीं से पहले किसी ने खोज की थी? चलिए देखते हैं। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। क्या इन्हीं से पहला, इन व्यक्तियों से पहला क्या किसी के द्वारा खोज की गई थी क्या? चलिए देखते हैं। बात आती है राजा के समय की, यानी राजा के शासनकाल की बात आती है। जैसे आपके एक जयपुर का कच्छाव वंश होता है। कच्छाव वंश का शासक था राम सिंह सेकंड। कौन था भाई? राम सिंह सेकंड, जो कच्छाव वंश का शासक था। राम सिंह सेकंड। अच्छा, राम सिंह सेकंड के द्वारा क्या यहाँ पर उत्खनन किया गया था क्या? बिल्कुल सही है। राम सिंह सेकंड के द्वारा यहाँ पर प्रथम, या मान सकते हैं हमें सर्वप्रथम है, राम सिंह सेकंड के द्वारा उत्खनन किया गया था। सर्वप्रथम है उत्खनन करने का कार्य होता है। उत्खनन करने का, मान सकते हैं उत्खनन करने का श्रेय दिया जाता है किसको? राम सिंह सेकंड को दिया जाता है, राम सिंह सेकंड को। और यहां पर उत्खनन करने के समय क्या वस्तु मिली थी क्या कुछ? बिल्कुल सही है। यहाँ पर उत्खनन के टाइम में या फिर उत्खनन के समय है वो यहाँ पर आपके स्वर्ण मंजूषाएं प्राप्त होती है, जिसे मान सकते हैं क्या आपके कलश प्राप्त होते हैं, स्वर्ण कलश। यहां लिख देते हैं, यानी उत्खनन के समय क्या प्राप्त होता है हमें? स्वर्ण मंजूषा, वो यहां पर प्राप्त होती है। यानी दयाराम सानी से भी पहले हमें राजा के टाइम में राम सिंह सेकंड के द्वारा यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, आगे बात करेंगे हम किसके बारे में कि यहाँ से हमें जो शिलालेख भी प्राप्त होते हैं, कहां से किस प्रकार शिलालेख प्राप्त होते हैं, उसकी खोज किसने की थी, उसके बारे में भी देखते हैं। चलिए बात करते हैं शिलालेखों की। बात करते हैं शिलालेख की। यहां पर हमें दो शिलालेख प्राप्त होते हैं। बाबरू के दो शिलालेख प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं बाबरू के दो शिलालेख। बाबरू का शिलालेख, बाबरू का शिलालेख की बात करें तो बाबरू का ये प्रथम शिलालेख है। किसके बाद बात करें तो इसके उत्खनन या इसके खोजकर्ता कौन है? ये आपके किस चट्टान पर पाया गया था? तो आपके एक डूंगरी आती है जिसे हम कहते हैं बिज्जक की पहाड़ी या फिर बिज्जक की डूंगरी। और ये आपके तीन है लगातार डूंगरी है। जैसे एक तो प्रथम आती है बिज्जक की पहाड़ी, और सेकंड की बात करें जो वो इसी से सटी हुई है आपके गणेश की पहाड़ी, और तीसरी आती है कौन सी? भीम डूंगरी। ये तीनों पास पास में है। जो हमें बाबरू का शिलालेख, प्रथम शिलालेख प्राप्त है वो कहां से हुआ है? बिज्जक की पहाड़ी से। बिज्जक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ, पहाड़ी से प्राप्त हुआ। जो ये बाबरू का प्रथम, जो बाबरू का शिलालेख आता है प्रथम, वो बिज्जक की डूंगरी से या फिर बिज्जक की पहाड़ी से प्राप्त होता है। इसकी बात करें कि खोजकर्ता कौन थे? एक आपके अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? कैप्टन बटन। कैप्टन बटन अंग्रेज अधिकारी है। वो आपके घूमता घूमता है वो यहाँ इस स्थान पर पहुंच जाता है बिज्जक की पहाड़ी के अंदर। और यहाँ 1837 के द्वारा है वो कैप्टन बटन के द्वारा यहाँ पर खोज की जाती है। किसके द्वारा? लिख देते हैं हम खोज। खोज की बात करें तो 1837 ईस्वी के द्वारा, ईस्वी में 1837 ईस्वी में कैप्टन, एक अंग्रेज अधिकारी भाई साहब आता है कैप्टन बर्टन, कैप्टन रॉबर्ट है, कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा यहाँ पर वो क्या की जाती है? खोज की जाती है। लेकिन क्या इसको सर्वप्रथम किसी के द्वारा पढ़ा गया था क्या? बिल्कुल राइट है। सर्वप्रथम इसको किसके द्वारा पढ़ा गया? तो एक अंग्रेज अधिकारी है। यानी भाई साहब लगभग यहाँ पर सारा काम है वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। अनपढ़ कोई आदमी ही कौन नहीं। चलिए कौन था? सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सर्वप्रथम है पढ़ा किसके द्वारा? जेम्स प्रिसेप के द्वारा। जेम्स
प्रिसेप के द्वारा, जेम्स प्रिसेप के द्वारा यहाँ जो आपके बाबरू का शिलालेख आता है इसको सर्वप्रथम पढ़ा गया था। और इस शिलालेख के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? जो बाबरू का शिलालेख है अशोक का शिलालेख है, ये तो हम जानते हैं कि अशोक का शिलालेख है। इसमें इसके अंदर अशोक को मगध का राजा बताया गया है। जो बाबरू का शिलालेख आता है इसके अंदर है वो अशोक को क्या बताया गया है? आपके राजा बताया गया है, मगध का राजा। ठीक है ना, इसको मगध का राजा बताया गया है अशोक को। अच्छा, बात करते हैं आपके एक सेकंड शिलालेख और प्राप्त होता है। जो बाबरू का शिलालेख है यहां से हमें 3 शब्द की जानकारी मिलती है, 3 रत्न जिसे हम बोल सकते हैं, त्रिरत्न। और क्या है वो त्रिरत्न? पहला शब्द आता है आपके कौन से? बोध। बोध, दम और संग। बोध, दम और संग की हमें शब्द मिले कहां से? बाबरू शिलालेख से। अच्छा, क्या सेकंड शिलालेख भी प्राप्त हुआ था क्या? बिल्कुल राइट है आपके। यहां से हमें एक सेकंड शिलालेख भी प्राप्त होता है और उसी का नाम क्या है? वो बाबरू का शिलालेख है, लेकिन वो दूसरा शिलालेख है, सेकंड शिलालेख है बाबरू का, बाबरू शिलालेख, बाबरू शिलालेख। जो यह बाबरू शिलालेख है वो किसे प्राप्त हुआ था? ये जो बाबरू शिलालेख है वो भीम की डूंगरी से। कहां से? भीम की डूंगरी। दोस्तों ये भीम की डूंगरी से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति था वो भी कौन था? अंग्रेज ही था, जिसको 1871-72 के अंदर प्राप्त होता है। और व्यक्ति कौन हो? कार्लाइल, यानी अंग्रेज ही हो। अब पढ़ा तो आई हो, नहीं पढ़ा तो नाम होगा कालियो धोलियो गोरियो, लेकिन इनमें कोई नहीं। कार्लाइल, कार्लाइल यानी कार्लाइल के द्वारा यहाँ पर खोज की जाती है 1871-72 में बाबरू का सेकंड शिलालेख। और यह शिलालेख वो भीम की डूंगरी से ही प्राप्त होता है। और इसी भीम की डूंगरी के पास में आपको ध्यान रखना एक क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ पर एक आपको गड्ढा मिलता है। ये कोई सामान्य गड्ढा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, ये कोई सामान्य गड्ढा नहीं है। इस गड्ढे से क्या किया था आपके द्रौपदी को एक बार फिर से प्यास लग जाती है। पहली बार कब लगी थी? बाणगंगा नदी का निर्माण हुआ तब। और यहाँ पर द्रौपदी को एक बार फिर प्यास लग जाती है, लेकिन उसकी प्यास बुझाने के लिए क्या करते हैं? भीम के द्वारा यहाँ पर लात मारकर क्या कर दिया जाता है? गड्ढा कर दिया जाता है, जिसके अंदर पानी प्राप्त होता है और द्रौपदी की प्यास बुझाई जाती है। द्रौपदी की प्यास बुझाई जाती है, जिसे नाम देते हैं भीमतल। क्या नाम देते हैं दोस्तों? भीमतल। ये आप ध्यान रखना, थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो गड्ढा प्राप्त होता है कहां पर होता है? भीम की डूंगरी के पास में। ये ध्यान रखना, भीम की डूंगरी के पास में हमें एक गड्ढा प्राप्त होता है। और इस गड्ढे से ये कोई सामान्य गड्ढा नहीं है ना, क्योंकि इससे द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम के द्वारा लात मारकर क्या किया गया था? पानी प्राप्त किया गया था। और इसी के लिए इसी कारण इसका नाम क्या कहते हैं? भीमतल नाम दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कि ये हमें जो शिलालेख प्राप्त हुआ था उनको 1840 के अंदर, कब है? 1840 के अंदर कोलकाता संग्रहालय, यहां से जो चट्टानों से काट कर कोलकाता संग्रहालय के अंदर है, इनको सुरक्षित रख दिया गया था। और 1904 में आपके कौन थे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा वो किसकी आपके पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है कोलकाता के अंदर। और यहां से जो वर्तमान में ये बात करें कि बाबरू का शिलालेख कहां है, तो वर्तमान में ये कोलकाता संग्रहालय के अंदर स्थित है। कोलकाता संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखे हुए हैं। चलिए करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यहां पर हमें चट्टानों से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? शैल चित्र चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं, यानी चित्र उकेरे गए थे चट्टानों पत्थरों को खुद कर जो चित्र उकेरे गए थे वो सर्वाधिक यहाँ से विराट सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। और इसी विराट सभ्यता को आप क्या कहते हैं? जो विराट है वो अलवर व जयपुर के सीमा पर स्थित है, और इसीलिए विराट को क्या कहते हैं? अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है। मुख्य बात ध्यान रखना ये। और विराट सभ्यता से हमें भारत के सर्वप्रथम जो प्राचीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीन मंदिरों का साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त होता है। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बात करते हैं आगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। आगे यहां हमें क्या प्राप्त होता है, प्राचीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं, यानी प्राचीन चित्र प्राप्त होते हैं कहां से, चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं, भारत को प्राचीन चित्रशाला कहा जाता है। ध्यान रखना कि यहां से हमें क्या प्राप्त होते हैं, प्राचीन चित्र। ये जो प्राचीन चित्र हमें कहां से प्राप्त होते हैं, जो प्राचीन चित्र है वो जैसे चित्र जैसे चट्टानों, ये जो हमें चित्र है वो चट्टानों से प्राप्त होते हैं, चट्टानों से प्राप्त हो। और जो प्राचीन चित्र यहाँ पर सर्वाधिक मिले थे, इसीलिए क्या कहते हैं, भारत की चित्रशाला। जो विराट सभ्यता है इसको क्या कहा जाता है, भारत की चित्रशाला कहा जाता है। यहां हम लिख सकते हैं भारत की चित्रशाला। अच्छा दोस्तों, भारत की चित्रशाला किसे कहा जाता है, भारत की चित्रशाला वो आपके किसको कहा जाता है, तो दोस्तों विराट की सभ्यता को भारत की चित्रशाला कहा जाता है। और इसी में एक चित्र आता है, कौन सा, आपके ब्रड रॉक पेंटिंग। एक इसके अंदर पेंटिंग आती है, कौन सी, इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रख लेना, ब्रड रॉक पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग, ब्रड रॉक पेंटिंग, ब्रड रॉक पेंटिंग्स। और दोस्तों एक आपके फैक्ट इंपोर्टेंट ध्यान रख लेना और आता है, नोट लगाकर मैं यहां लिख रहा हूं। एक आता है आपके ब्रड राइटिंग रॉक पेंटिंग। ब्रड मतलब पक्षी, रोक यानी चट्टान, और पेंटिंग का मीन्स है पेंटिंग होता है। ये हमें प्राप्त होती है वो तो विराट की सभ्यता से है, इसका संबंध विराट की सभ्यता से है। लेकिन एक पेंटिंग और आती है जिसका नाम आता है क्या, ब्रड राइटिंग, राइटिंग से रॉक पेंटिंग। दोस्तों इसका संबंध कहां से है, जो ये पेंटिंग, इसके संबंध में आपको ध्यान रख लेना। थोड़ा मैं आगे करवा तो दूंगा, लेकिन इसको ध्यान रखना। ब्रड राइटिंग जो रॉक पेंटिंग है कहां से प्राप्त होती है, गढ़दा बूंदी से प्राप्त होती है। कहां से, आपके गढ़दा बूंदी से। गढ़दा सभ्यता कहां पर है, बूंदी के अंदर है। और ये हमें कहां से प्राप्त होती है, गढ़दा बूंदी से। इसका मीन्स मतलब क्या होता है, यानी ब्रड राइटिंग रॉक पेंटिंग का मतलब होता है उड़ते हुए पक्षियों के चित्र। किसके, उड़ते हुए, यहां लिख सकते हैं हमें उड़ते हुए पक्षियों के चित्र। किसके चित्र, पक्षियों के चित्र, यानी उड़ते हुए पक्षियों के चित्र करे गए, या उड़ते हुए पक्षियों के चित्रों की जो पेंटिंग मिलती है वो हमें गढ़दा बूंदी से प्राप्त होती है, जिसका नाम आता है ब्रड राइटिंग रॉक पेंटिंग। लेकिन ब्रड रॉक पेंटिंग का संबंध किससे है, तो आपके विराट सभ्यता से आता है। और भारत की प्राचीन चित्रशाला की बात की जाए तो कौन सी है, विराट सभ्यता। अच्छा बात करते हैं, यहां से हमें सूती कपड़े के अंदर है वो, यहां से हमें सूती कपड़े के अंदर 36 क्या मिलती है, 36 मोहरें प्राप्त होती है, या फिर 36 मुद्राएं प्राप्त होती है। सूती कपड़े में लिपटी, सूती कपड़े में, सूती कपड़े में या सूती कपड़े से लिपटी, सूती कपड़े से लिपटी कितनी मोहरें, 36 मुद्राएं प्राप्त होती है, 36 मुद्राएं प्राप्त होती है। और इन 36 मुद्राओं को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। चलिए मैं आगे बता दूं, इसको आप स्क्रीन शॉट ले लेना, इसका रफ कर देता हूं मैं। 36 मुद्राएं प्राप्त होती है और इन 36 मुद्राओं को हमें 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, या 2 भागों में इनको बांट लेते हैं। जो इनमें से जो 28 मुद्राएं वो तो यूनान से प्राप्त होती है, या फिर यूनानी मुद्राएं, और जो 8 मुद्राएं वो कौन सी है, 8 मुद्राएं जो अशोक की मुद्राएं प्राप्त होती है। यानी कितनी मुद्राएं 36 मुद्राएं। और ये 36 मुद्राओं को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितनी 28 है, 28 प्लस 8 कितना 36 हो गए, मन पेड़ों ने 8। यानी जो ये 28 मुद्रा है ये किसकी है, ये यूनानी मुद्रा है, यानी यूनान शासक होंगे, यूनानी मुद्रा, यूनानी मुद्रा। और ये जो 8 मुद्रा है वो कौन सी है, 8 मुद्रा ही है, 8 पंचमार्ग है,
पंचमार्क, जो कहां की है, किसकी है, सिल्वर यानी चांदी की प्राप्त होती है। और ये है किनकी, किनकी है, तो अशोक की, अशोक मान की, अशोक मान की मुद्राएं हैं, ठीक है ना। और ये बात करें अगर ये राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्राएं आती है, बात है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है, जो आयत पंचमार्क है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा, राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा या फिर है मुद्राएं, जो राजस्थान की प्राचीन सबसे प्राचीन मुद्राएं हैं वो आज पंचमार्क है या पंचमार्क मुद्राएं हैं, जो किससे प्राप्त होती है, आपके बेराट सभ्यता से प्राप्त होती है। और जो यूनानी मुद्राएं हैं इनके बारे में बात करें तो इनमें से ये आपके 16 मुद्राएं किसकी है, इनमें से जो 16 मुद्रा आती है वो किस शासक की है, मुद्रा, जो 16 मुद्रा है वो एक यूनानी ही शासक है, यूनान का ही शासक है, यानी ग्रीक मुद्रा भी इन्हें कह सकते हैं। जो यूनान का ही शासक है कौन, मिनाइटर, मिनाइटर, यानी इनमें से जो 16 मुद्रा है वो मिनाइटर जो यूनान का शासक है इसकी आते हैं, और बाकी जो यूनानी मुद्रा है वो यूनानी शासकों की आती है, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं हम इस सभ्यता से हमें मौर्य काल में 8 बौद्ध मठ प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, इस सभ्यता से कितने, 8 बौद्ध मठ, इन्हें क्या कहते हैं, जो इस सभ्यता से मौर्य का लिख सकते हैं, मौर्यकालीन, किसकी, मौर्यकालीन, मौर्यकालीन है 8 बौद्ध मठ, आपके 8 है बौद्ध मठ। इन्हें और क्या नाम देते हैं, स्तूप, बौद्ध स्तूप भी लिख सकते हैं, बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप। और इन्हीं का एक अन्य नाम आता है गोल मठ, गोल मठ। और इन्हीं का नाम आता है क्या, गोल बौद्ध मंदिर। क्या नाम है, गोल, कौन सा मंदिर, बौद्ध मंदिर। दोस्तों ये निर्मित किसके द्वारा किया गया, तो बात आती है अशोक महान सम्राट के द्वारा है ये निर्मित किए गए थे। किसके द्वारा, अशोक महान के द्वारा निर्मित है, अशोक महान के द्वारा निर्मित है। लेकिन इसकी जानकारी हमें कौन देता है कि यहाँ पर जो ये मौर्यकालीन मठ प्राप्त हुए हैं, 8 बौद्ध मठ, जिन्हें हमें स्तूप, बौद्ध स्तूप भी कहा जाता है, जिन्हें गोल मठ कहते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपके गोल बौद्ध मंदिर भी कहा जाता है, जो निर्मित है अशोक के द्वारा, अशोक महान के द्वारा निर्मित है। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी कौन देता है, तो बात करते हैं इसके बारे में हमें जानकारी देता है आपके एक चीनी यात्री आता है, कौन, वेनसोंग, जो 334 के अंदर, आपके 634 ईस्वी के अंदर हमें यहाँ पर जानकारी देता है। ये व्यक्ति है वो आपके 634 ईस्वी के अंदर आपके यहाँ आता है, ठीक है ना। 634 ईस्वी के अंदर आपके बेराट सभ्यता के, बेराट की यहाँ पर यात्रा करता है, और इसी के द्वारा हमें ये जानकारी दी जाती है, जानकारी दी जाती है किसके द्वारा, हेवेनसोंग के द्वारा, हेवेनसोंग के द्वारा। और ये भारत के अंदर है वो कब आता है, ये अपने राजस्थान के अंदर या फिर भारत के अंदर हर्षवर्धन के समय में आते हैं। और राजस्थान के सर्वप्रथम है वो भीनमाल जालोर के अंदर, ये अपने भीनमाल जालोर के अंदर है सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। और इनकी जो यात्रा वृत्तांत है वो किसके अंदर लिखा गया है, इन्हीं की एक पुस्तक आती है, क्या नाम है, CU की है क्या, CU की, या फिर हम लिख सकते हैं CU की। इसके अंदर है वो आपके इनका जो यात्रा का वृत्तांत है या फिर यात्रा का जो सारी जानकारी है वो इसके अंदर मिलती है। किसकी पुस्तक है, हेवेनसोंग की पुस्तक है। और इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम हमें जानकारी दी गई थी कि यहाँ मौर्यकालीन है अशोक के द्वारा निर्मित 8 बौद्ध मठ, या फिर जिसे हम बौद्ध स्तूप भी कहा जाता है, वो यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके बारे में जानकारी हेवेनसोंग यहाँ पर देते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ से जो बेराट सभ्यता के संबंध में हमें क्या क्या और प्राप्त होता है, क्या बात करेंगे, बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता से
अच्छा, बात करते हैं विराट सभ्यता से हमें किस किस बारे में जानकारी मिलती है। तो विराट सभ्यता के अंदर हमें यहाँ पर मौर्य कालीन की जानकारी मिलती है, मौर्य कालीन की जानकारी मिलती है या फिर मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और यहीं पर हम बात करें किसकी, वैदिक काल की भी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और इसी के अंदर हमें महाभारत काल की भी जानकारी मिलती है, महाभारत काल की। और 4 नंबर बात करें कि मध्य भारत की भी जानकारी मिलती है। किसकी, आपके मध्य भारत काल की भी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। मध्य भारत की भी, मध्य भारत काल की भी जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है।